हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं अंकित सिंह रावत, आपका अपना होस्ट एंड दोस्त, स्वागत करता हूं आपका अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में, जहां बातें होती है फेस टू फेस, जहां मिलते हैं हम ऐसी शख्सियतों से जिनकी कहानी ना सिर्फ और सिर्फ प्रेरणादायक होती है, बल्कि आपके जीवन को बदलने का दम रखती है। आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसे ही व्यक्तित्व जिन्होंने अपने साहस, हिम्मत और आत्मविश्वास से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। पत्रकारिता में एक जाना माना नाम लियाकत मंसूरी जी, जो पिछले 20 साल से पत्रकारिता में है, जिन्होंने पत्रकारिता से अपनी जर्नी स्टार्ट की, बाद में लेखक बने, देहात क्षेत्र से अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, आज उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करता हूँ लियाकत मंसूरी जी। स्वागत है। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी, किस तरह से आप पत्रकारिता में आए, एक देहात क्षेत्र से बिलोंग करने के बावजूद क्या क्या संघर्ष आपको फेस न करना पड़ा और क्या क्या आपकी लर्निंग्स रही। देखो, जिस दौर में मैंने पत्रकारिता शुरुआत की थी वो दौर बहुत अलग था। 20 साल पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में जमीन आसमान का फर्क है। चुनिंदा अखबार हुआ करते थे और ये चैनल वगैरह कुछ नहीं होते थे। तो दैनिक जागरण से मैंने शुरुआत की 2004 में। उसके बाद मैं 4 साल वहीं देहात क्षेत्र में रहा। मेरा बातनूर गांव पड़ता है जो मेरठ में है जी। और फलावदा और मवाना में मैंने पत्रकारिता की है। 4 साल वहाँ से निकलने के बाद फिर मैं मेरठ आ गया और मेरठ में आने के बाद फिर मैंने क्राइम जर्नलिस्ट में रहा। कई साल मैंने क्राइम पत्रकारिता का की और फिर वहाँ से निकल करके फिर मैं झांसी, बांदा, चित्रकूट, देहरादून वगैरह में रहा। ये मेरा पत्रकारिता का। ओके, तो पत्रकारिता से आपने लेखक बनने की कब सोची, क्या बदलाव है आपकी लाइफ में, ऐसा क्या इंस्पिरेशन थी उस वक्त आपकी। ये सही क्वेश्चन है आपका। दरअसल पत्रकारिता से पहले ही लेखक मेरे अंदर था। ओके। मैंने जो दूसरी किताब है इसके अंदर ये चीज़ें लिखी भी हैं। स्कूल टाइम में किताबें पढ़ता था मैं, जो बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, प्रेमचंद, मंटो, वेद प्रकाश शर्मा, असलम जमशेदपुरी और मनु शर्मा को मैंने पढ़ा है। तो मेरे अंदर भी उपन्यास लिखने का जज्बा पैदा हुआ था और मैंने लिखना शुरू कर भी दिया था और मैंने ये समझ लीजिए आधा उपन्यास लिख दिया था। ओके। लेकिन मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने उस किताब को जो मैं लिखा था, डायरी को, वो रद्दी में बेच दिया। तो जो मेरा ख्वाब था वो वहाँ ख़त्म हो। फिर मैं पत्रकारिता में आया और फिर 2020 में लगा लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान अब चूंकि काम तो कुछ था नहीं, घर में ही रहते थे जी जी। और होम वर्किंग हो गई थी। अब जब हम लोग होम वर्किंग में थे तो हमारे पास समय बहुत होता था। अब वो 3-4 बजे कंप्यूटर पे बैठते थे, 7 बजे ख़त्म हो जाता था। तो अब उस बीच क्या करें? तो उस बीच मैंने फिर से किताब लिखनी शुरू की। वक्त का यूटिलाइज किया। किताब लिखनी शुरू की। तब मेरे दिमाग में आया कि मुझे किस सब्जेक्ट पे लिखना चाहिए। तो मैंने ऑनर किलिंग का सब्जेक्ट उठाया। ऑनर किलिंग का सब्जेक्ट मैंने इसलिए उठाया कि अभी तक मैंने जितनी भी किताबों को पढ़ा है, ऑनर किलिंग को बहुत कम लोगों ने लिखा है। फिल्में भी नहीं बन पाई ऑनर किलिंग पे। एक फिल्म आई थी NH10 वगैरह कुछ थी वो, तो उसमें कुछ उन्होंने उठाया था, लेकिन ऑनर किलिंग पे तब मैंने किताब लिखी ऑनर किलिंग पे और मुझे पढ़ने दो आज सबके सामने। ओके, तो जैसे कि मैं आपकी दोनों पुस्तकें पढ़ चुका हूँ, तो पुस्तकें बहुत ही जबरदस्त है जी। तो पहली जो पुस्तक है आपकी, मुझे उड़ने दो, ये आपने जैसे बताया ऑनर किलिंग पर है, तो इसके बारे में बताइए, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली। हाँ, ये कहाँ से मिली मैंने अभी पहले बताया भी आपको। मैंने कई साल क्राइम जर्नलिस्ट में रहा और अपनी क्राइम पत्रकारिता के दौर में ही ये सब घटनाएं मेरे सामने आती थी। ऑनर किलिंग की घटनाएं आज भी होती हैं जी। अगर हम लोग पश्चिम यूपी या हरियाणा को देखें तो वहाँ घटनाएं आज भी होती हैं। प्यार की सजा, मतलब लड़की को मार दिया जाता है, लड़के को मार दिया जाता है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें से मैंने 1-2 प्रेम कहानियों को उठाया है और वो सब मैंने इसमें किताब में लिखा है। मैंने आपकी किताब पढ़ी, मेरी कहानी और शहनाज, उसमें आपने 11 डिफरेंट स्टोरीज उठाई है और आपकी मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि आप सामाजिक मुद्दों को जिस तरह से उठाते हो, उन लोगों को एक संदेश देती है। तो एक कहानी आपकी महजबी, तो ये समाज में क्या संदेश देती है। हाँ, महजबी जो है एक लड़की की कहानी है, गांव से जुड़ी हुई एक कहानी है। उस लड़की की उम्र मैंने इसमें 22-21 के आसपास दिखाई है। इसमें एक बच्चा दिखाया है मैंने कहानी में, जिसकी उम्र होती है 10 के आसपास, 10-11 बच्चे के आसपास होती है। वो स्कूल बंक करके वो उस लड़की के पास चला जाता है। लड़का सुंदर होता है तो अब चूंकि वो उस लड़की को उससे मोह हो जाता है, वो उससे इश्क लगा बैठती है, अट्रैक्शन, इश्क लगा बैठती है और दोनों के बीच शारीरिक संबंध ही बन जाते हैं।
यानी 21 साल की लड़की और 10 साल के लड़के के बीच। तो ये कहानी बाल शोषण पर प्रहार करती है। अब हम लोग क्या करते हैं स्कूलों में, हम लोग हमेशा लड़कियों को समझाते हैं कि गुड टच और बैड टच के बारे में, लेकिन कभी लड़कों को नहीं समझाते जी जी, सही बात कि अगर 10 साल की लड़की है उसको 21 साल का लड़का छेड़ रहा है, ठीक है, और अगर 10 साल के लड़के को 21 साल की लड़की छेड़ रही है तो अवेयरनेस कर रही है दोनों के लिए तो होनी चाहिए, जेंडर वाइज नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको हमेशा बाल शोषण के बारे में बताओ। इसमें मैंने एक संदेश और दिया है, इसमें इसी कहानी में एक और है कि उसी बच्चे के साथ एक 40 साल का व्यक्ति भी मतलब अच्छा, उसके साथ सेम जबरदस्ती जेंडर। करने की कोशिश करता है उस जी बच्चे जी के जी, साथ। और महजबी का जो भाई है वो भी करता है। तो मैंने ये संदेश दिया है कि हमेशा अपने बच्चों पे नज़र रखो। ऐसा नहीं है लड़की पे नज़र रख रहे हो आप लड़के के ऊपर भी नज़र रखो। मेंटली की चीजों गुजर रहा है, फिजिकली क्या चीज़। हाँ, क्या कर रहा है, लड़कों को भी नज़र रखो। कहीं जी ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा बहुत सुंदर हो, उस पर किसी की नज़र हो। सही बात। तो ये महजबी जो कहानी है वो बाल शोषण पर प्रहार करती है और ये संदेश देती है कि लड़कियां ही नहीं, आप जो बच्चे लड़के होते हैं बाल, आप उन पे भी नज़र रखो, आप उनको भी समझाओ गुड टच और बैड टच के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक। नेक्स्ट आपकी गलती कहानी है, क्योंकि सड़क नहीं बख्शती। हाँ, क्योंकि सड़क नहीं बिकसती। ये इसका ये क्या? ये आज के समय की बहुत ज़रूरत है, ये कहानी बहुत ज़रूरत है आज के समय की कहानी। ये संदेश देती है लोगों को, समाज को जागरूक करती है। आप भी कर रहे हैं, आप समाज सेवा जुड़े हुए हैं, जी आप भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि सड़क नहीं बखसती, वाकई में सड़क किसी को नहीं बखसती। जी जी, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने इसमें लिखा भी है कि मैं जर्नलिस्ट था, तो एक सब इंस्पेक्टर हैं, वो मुझे रोक लेते हैं, मैं उन्हें रोब में लेता हूँ कि मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। ये अपना रौब दिखा रहे हैं, अपना अपने रोब पावर। दिखाते हैं, छोड़ जी दीजिए। तो वही दरोगा समझाते हैं, राम मिलन यादव मैंने है दरोगा, वो जी, मेरठ में रहे हैं। कि उनका जिक्र क्या। हाँ हाँ, उसका जिक्र किया राम मिलन यादव का। तो मैं जागरण में था तो उन्होंने मेरी गाड़ी रोक ली। तो मैंने उनको कहा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आप मुझको जाने दीजिए। तो वो मुझको समझाते हैं कि बेटा ये सड़क किसी को नहीं बखसती, आप एक जर्नलिस्ट है, मैं आपको छोड़ दूंगा, आगे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, सड़क पे गिरोगे, सिर लग जाएगा, फट जाएगा। तो उन्होंने संदेश दिया, मैंने भी कहानी में संदेश दिया कि हमेशा दोपहिया वाहन चलाते समय हमको हेलमेट लगाना चाहिए। बहुत सख्त कानून बना दिया है कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा, बिना हेलमेट के आप किसी विभाग में जा घुस नहीं सकते। मेरठ में तो ये चीज़ें हो गई हैं, जी जी जी, कलेक्ट्रेट में और कप्तान साहब के यहाँ तो ये चीज़ें हो गई हैं, लागू हो गई हैं। और पेट्रोल भी बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा, ये अच्छी पहल है। मेरा मानना यह है कि चूंकि मैं क्राइम जर्नलिस्ट रहा हूँ, मेरे समय में बहुत ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सिर्फ सिर पे चोट लगने से उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अगर वो हेलमेट लगाते तो उनकी ज़िंदगी बच सकती थी। एक छोटा सा बचाव करना था, तो हेलमेट लगाना था। ठीक ठीक। तो मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ इसी ब्लैक एंड वाइट शो से कि आप दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा अपना हेलमेट सिर पे लगा के चलें। प्रिवेंशन इज बेटर अच्छी देन। कंपनी का हेलमेट लें। जी जी जी। एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है जिस पे हम खुलकर बात नहीं करते, तलाक। हाँ। यूजली क्या हो रहा है आजकल मैरिड लाइफ में देख रहे हैं कि हम छोटी छोटी बातों पे तलाक हो रहा है, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, और इस कहानी के थ्रू अपने समाज को क्या संदेश मैंने अपनी इस कहानी में तलाक को लेकर भी एक स्टोरी लिखी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी सरकार का कि उन्होंने तलाक को लेकर के बड़ा सख्त कानून बनाया। जी क्योंकि मैं भी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें देखता हूँ कि चाय में चीनी कम हो गई तो तलाक दे दिया, खाने में नमक कम है तो तलाक दे दिया। जी, ये घटनाएं महिला उत्पीड़न की हैं। सर 10-10 समझ लीजिए कि मतलब दादी हो गई, उसको भी तलाक दे दिया। ये सब रुकनी चाहिए घटनाएं इस तरह की। जी जी, अगर पति पत्नी के बीच आपस में समानता नहीं हो पा रही है तो आप जो शरीयत जी कहती है शरीयत कि का एक तलाक अब दीजिए, एक तलाक अगले महीने दीजिए, दूसरा तलाक अगले महीने दीजिए, यानी वक्त 3 महीने, दीजिए क्या हाँ, बोलते 3 महीने का 3 तलाक का समय दिया गया है। हैं। जी तो उस 3 महीने में अगर आपस में समझौता हो जाता था 2 तलाक के बाद भी, जी जी तो पति पत्नी एक साथ रह सकते हो, खत्म हो गया। जी जी, अच्छी बात है। तो ये नहीं कि एक साथ आपने 3 तलाक बोल दिया तो और आपने उस महिला को सड़क पे ला दिया। तो कई लोगों ने मिसयूज किया इस चीज का। हाँ, तो मेरी इस शो के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो उलमा है वो नौजवानों को जागरूक करें और तलाक के बारे में बताएं
और समझाएं। और जैसे हम लोग उलमा हमारे हदीस की तालीम करते हैं और नबियों के बारे में जिक्र करते हैं, उसी तरह से तलाक को लेकर भी एक डिबेट करें, एक अवेयरनेस फैले लोगों के बीच में, इस पे टॉपिक पर डिस्कशन हो और बेमतलब किसी भी महिला का जीवन बर्बाद ना करें तलाक के माध्यम से। बहुत अच्छा मैसेज। एक आपने लिखा है ग्लैमर वर्ल्ड की जो डार्क रियलिटी है, हम ग्लैमर वर्ल्ड को हाँ, देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं। कड़वाहट एक स्टोरी है जी, इसमें। तो कड़वाहट के बारे में उससे क्या संदेश देना चाहिए? इस स्टोरी में मैंने आज की जो नव युवतियां हैं उनको जागरूक करने का प्रयास किया है इस कहानी से। थोड़ा इंटरटेनमेंट की दुनिया को देख करके वो थोड़ा उसकी ओर भागती हैं, जी, बहुत मॉडलिंग कर रही हैं, जी जी जी। और उनको हीरोइन बनना है, मॉडल बनना है, तो गलत हाथों में चली जाती हैं। वो ना मॉडल बन पाती, ना हीरोइन बन पाती, और अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं। ना यहाँ के रहते ना ना यहाँ के रहते, ना वहाँ के रहते। तो मेरा संदेश इस कहानी के माध्यम से मैंने ये देने का प्रयास किया है कि अगर आप को ये लाइन चुननी है एंटरटेनमेंट की, मॉडलिंग की या फिल्मों की लाइन चुननी है, तो सतर्क रहें और ऐसे लोगों से बचें जो इस लाइन के माध्यम से लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बहुत घटनाएं आती हैं जी कि वो जी जी। ब्लैकमेल हो जाती हैं। तो लड़कियां जो हैं खुद को पहचानें, खुद की कीमत को समझें और यूं ही किसी को ना सौंप दें। ओके, ठीक। एक है भटकती आत्माएं, हाँ, इससे क्या मैसेज? भटकती आत्माएं मैंने जो है वो भूत प्रेत को लेकर के लिखी है। मेरा तो मानना यह है कि कोई भूत प्रेत नहीं होता। अच्छा, मेरा तो मानना यह है कि भूत प्रेत नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। इसमें मैंने लिखा भी है कि दो प्रेमी युगल होते हैं, उनको मिलना होता है, वो अफवाह मचा देते हैं कि इस घर में मत घुसना, इसमें भूत रहता है। तो मेरा तो मानना यह है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब ये ड्रामे हैं और इन सब चीज़ों से बच के रहें। और आज के दौर में मैंने मानना है कि भूत प्रेत नहीं होता। ओके। एक लास्ट स्टोरी आपकी जिसमें जिक्र करना चाहूंगा, वो है दंगे। अच्छा, हाँ। तो उससे आप क्या मैसेज देना चाहोगे? दंगा जो मेरी स्टोरी है उसमें मैंने मुद्दा उठाया है एचएम का, कि कैसे राजनीतिक लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दो समुदाय को आपस में भिड़ा देते हैं और वो फिर अपने रास्ते तय कर लेते हैं। दिलों में कड़वाहट पैदा हो जाती है, दो समुदाय जो आपस में भिड़ते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अफवाहों से बचें, अफवाहों से बचें और आपस में मिलजुल कर रहें। जैसे 1947 से पहले सभी धर्म के लोगों ने मिलजुल कर इस देश को आज़ाद कराया, आज भी हमें उसी समानता की ज़रूरत है। ये देश अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस देश को तरक्की देना चाहते हैं, तो हम सबको मिलकर के एक मजबूत स्तंभ बनना होगा। हमें दंगे फसाद से बच करके इस देश की तरक्की में अपनी भागीदारी देनी होगी, तब हम देश भी आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। सही बात, टोटली। तो जैसे कि आप ऑनर किलिंग की बात कर रहे हैं कि आज भी देहात क्षेत्रों में ऑनर किलिंग हो रही है, तो आपको क्या लगता है 21वीं सदी में जहाँ पे हम लड़कियों को आसमान में स्पेस पे जाने की बात करते हैं, एक तरफ ये सिचुएशन हो रही है, तो सरकार कैसे नाकाम हो रही है, क्या स्टेप उन्हें लेने चाहिए, या आप माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं इसमें सरकार की नाकामी नहीं बता सकता। ओके, सरकार की नाकामी नहीं है। घर के अंदर को कत्लेआम होता है, उससे सरकार नहीं रोक सकती। ओके, सरकार ने नियम लागू कर दिया है ओके, और सरकार ऑनर किलिंग को लेकर के बहुत गंभीर है, यहाँ तक कि कोर्ट भी बहुत गंभीर है। तो मेरा मानना यह है कि कोर्ट और सरकार को हम दोष नहीं दे सकते। ठीक। दोष दे सकते हैं हम अपनी सोच को। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे और जब तक हमारे अंदर दो प्रेमियों को लेकर के छोटापन और बड़ापन, वो वाली सोच खत्म नहीं होगी, असमानता खत्म होनी चाहिए। हाँ, तब तक ये घटनाएं खत्म नहीं हो सकती। ओके, ओके। नेक्स्ट जो आपकी जो दूसरी बुक है, मेरी कहानी और शाहनाज, ये एसपी साहब क्या होते हैं जो मथुरा के, मुकुल द्विवेदी, उनके ऊपर लिखी है आपने। तो इसके बारे में आप कैसे इंस्पिरेशन मिली, कैसे उनसे मिलना जुलना हुआ, कुछ बताइए। मेरी वो कहानी शहनाज जो है वो मैंने एसपी सिटी रहे हैं मुकुल द्विवेदी मथुरा के, उनको समर्पित की है। वो एक घटना में वहाँ शहीद हो गए थे। अब एसपी सिटी जो मुकुल द्विवेदी उनसे मेरा मिलना जुलना कैसे हुआ,
2004 में मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी और वो 2004 में ही मवाना के सीईओ थे। तब मेरा उनसे उठना बैठना शुरू हुआ और वो इतने सज्जन और इतने सहनशील व्यक्ति थे, तो वो सभी का बहुत आदर और सम्मान करते थे और मुझसे तो बड़ा प्रेम था उनको, क्योंकि मेरी एज भी बहुत कम थी, 19-20 साल का रहा हूँगा जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की। तो मुझसे बड़ा प्रेम और स्नेह करते थे। फिर वो मेरठ भी सिविल लाइन में आए, सीईओ रहे वो यहाँ, मैं भी मेरठ आ गया था, तो उनसे काफ़ी उठना बैठना था। तो इसमें जो एक दो कहानियाँ हैं, जैसे पहली कहानी है बुंदू का कुत्ता जुम्मन की चिलम, वो कहानी भी उन्हीं की सुनाई भी है। अच्छा। उस कहानी में पुलिस के मतलब पुलिस सिस्टम पर बड़ा सवालिया है इसमें, कि कैसे एक पुलिस भ्रष्ट अधिकारी कैसे परिवार को तबाह कर देता है, ये इसमें कहानी में है। ओके, तो इसमें जैसे 11 स्टोरीज है, तो आपने एक नई टेक्निक यूज किया है, कोलाज टेक्निक। इसके बारे में हाँ, क्या बताना चाहिए कोलाज टेक्निक को? हाँ, कोलाज तकनीक क्या है? मेरी कहानियों शहनाज ये एक बहुत अलग तरह की पुस्तक है। इसमें मैंने 11 कहानियाँ ली हैं। मुझसे पहले बड़े बड़े राइटर हुए हैं जिन्होंने अलग अलग कहानियाँ अपनी पुस्तकों में लिखी है। आप मंटो को पढ़ लीजिए, उनकी एक किताब में 25-25 कहानियाँ होती थी। प्रेमचंद को पढ़ लीजिए, उनकी किताब में भी ऐसा ही है। जी। असलम जमशेदपुरी, उनकी भी ऐसी कहानियाँ हैं। तो मेरी इस किताब में ऐसी क्या खासियत है कि दरअसल क्या है, उन्होंने अपनी सब कहानियों को अलग अलग टाइप में लिखा है। अलग अलग कहानियाँ उनकी 11 मतलब जैसे 20 कहानियाँ, तो 20 कहानियाँ अलग अलग हैं, डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट स्टोरियाँ हैं। जी। लेकिन मेरी कहानी जो ये है, मेरी कहानी वो शहनाज जो है, इसमें 11 कहानियाँ हैं और 11 कहानियाँ वो आपस में मिल रही हैं। ओके। उसको बोलते हैं कोलाज। ओके। कोलाज जो अभी तक लिखा गया है वो सिर्फ उर्दू, इंग्लिश या अन्य भाषाओं में लिखा गया है। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हिंदी में आपने हिंदी का पहला राइटर मैं ओके, हूँ बहुत जिसने कोलाज तकनीक को हिंदी में यूज किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आपकी 2 बुक पब्लिश हो चुकी है, फ्यूचर प्लान्स आपके क्या क्या है, देखो अभी मैं पत्रकारिता भी भविष्य में कर रहा हूँ, जी। एक बड़े बैनर से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 1 साल से मैंने किताब नहीं लिखी। फरवरी में लास्ट किताब लिखी थी और अभी तक मैंने नहीं लिखी पूरे साल। ठीक। थोड़ा मैं डिप्रेशन में चला गया था, अभी भी मेरा इलाज चल रहा है डिप्रेशन का, तो उसमें चला गया था मैं। अब ठीक है, मैं उसमें निकल गया, उससे बाहर निकल गया हूँ, तो अब मैं लिखना शुरू करूँगा। तो फिलहाल 2 किताबें मेरी लिखी हुई हैं। छूलियाँ आसमां, वो ये समझ लीजिए होली के बाद या ईद के बाद वो पब्लिश हो जाएगी। ओके। एक किताब मेरी है तेंदुआ, वो भी लिखी रखी है, वो भी और इसका दूसरा भाग, मेरी कहानियों शहनाज का दूसरा भाग है घर वापसी। अच्छा, इसका सीक्वल घर वापसी दूसरा भाग है। ये समझ लीजिए 3 किताब मेरी इस वक्त प्रेस में है। तो मुझे तो इस लेखनी को ही आगे बढ़ाना है। ठीक। और आप सब लोगों का प्यार रहा जी, तो डेफिनेटली आपको प्यार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि एक वक्त था जब आपको किसी और ने इंस्पायर किया, आज आप लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है। आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं या लेखक बनना चाहते हैं? देखिए, युवाओं को मेरा एक ही संदेश है, व्हाट्सएप और फेसबुक से दूर रहें। ओके। ये व्हाट्सएप और फेसबुक की जो यूनिवर्सिटी है, जी जी जी। ये हमको भटकाती है, काइंड ऑफ फेक है। हाँ, ये सब भटकाती है जी जी जी। और इसमें हमारा समय भी बर्बाद होता है। टोटली एग्री। हमको जितना है पढ़ना चाहिए, जो हमारे बड़े राइटर हुए हैं उनको पढ़ें, अपना अधिक से अधिक समय पढ़ाई में गुजारें, मोबाइल से दूर रहें। अगर भविष्य में युवाओं को आगे बढ़ना है तो अपने ज्ञान को बढ़ाओ। ओके। तो जैसे कि आपको पता है हमारा अपना एनजीओ है बैकग्राउंड फैमिली, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में काम करता है। तो आप उसके बारे में, समाज सेवा के बारे में क्या सोचते हैं या कोई हमें मैसेज देना चाहते हैं? मेरी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद कि आपने ये ब्लैक एंड वाइट नाम से अपना पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है। और मुझे सुन के बड़ी खुशी ये हुई कि आप सोशल मीडिया के साथ साथ आप समाज सेवा भी करते हैं। आपकी ये इस नाम से एनजीओ भी है जो हेल्थ, एजुकेशन वगैरह को हाँ वो देखती है। और ये साहस कम लोग कर पाते हैं कि हम लोग बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा भी करें। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्लैक एंड वाइट को, और ये शो बहुत आगे चले, बहुत तरक्की करें। धन्यवाद सर। और आप समाज सेवा में भी आगे बढ़ते रहें, क्योंकि समाज सेवा से बड़ा मैं मानता हूँ पुण्य कोई चीज़ नहीं है। जी, टोटली एग्री।
कोई चीज़ नहीं है, समाज सेवा। आज के एपिसोड में इतना ही था। ये सिर्फ और सिर्फ एक एपिसोड नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है। कहते हैं ना, जब सोच आपकी बदलती है तो आप जीवन को बदल सकते हैं। और कहा भी जाता है एक इंसान, साधारण इंसान अपनी ज़िंदगी को एक बार जीता है, लेकिन जो रीडर होता है वो कई लोगों की जो माइंडसेट होता है उसको जीने का मौका मिलता है। तो किताबें पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, धन्यवाद।